हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने इस सेकंड चैप्टर के ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स बना चुके हैं, 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं हमने। एक लास्ट पार्ट और रह गया है बच्चों, उसको और कवर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति के वितरण के बारे में। किन किन पार्ट्स में प्राकृतिक वनस्पतियों को बांटा गया है, कौन कौन से फॉरेस्ट के टाइप्स हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर वो थ्राइव होते हैं, पनपते हैं, किन एरियाज में वो पनपते हैं, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन। The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. वनस्पतियों की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है। The major vegetation types of the world are grouped as forest, grassland, scrub and tundra. The major vegetation types of the world. विश्व की मुख्य वनस्पति के प्रकारों को आर ग्रुप्ड समूहों में वितरित किया गया है। एज फॉरेस्ट जंगलों के रूप में, ग्रासलैंड्स के रूप में, स्क्रब झाड़ियों के रूप में एंड टुंड्रा वृक्ष रहित मैदान के रूप में। ठीक है, तो इन टाइप्स में इनको वनस्पतियों को बांटा गया है। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, बड़े बड़े विशाल पेड़ पनपते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। द फॉरेस्ट आर थस एसोसिएटेड, अतः इस तरह जंगल जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जल की आपूर्ति होती है उन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज, एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। जैसे ही नमी की मात्रा घटती है वैसे ही पेड़ों के आकार और उनका घनत्व भी घटता जाता है। शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, यानी कि औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में शॉर्ट स्टैंडर्ड यानी कम विकसित पेड़ और घासें उगाती हैं। फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के घास के मैदानों का निर्माण होता है। थॉर्नी स्क्रब एंड स्क्रब्स ग्रो, थॉर्नी shrubs एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। तो थॉर्नी श्रब्स होती हैं कांटेदार झाड़ियाँ, एंड स्क्रब होती हैं जड़ी बूटियाँ। तो ये सब कौन से एरियाज में उगती हैं? ये शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में उग जाती हैं, यानी कि कम वर्षा वाले और शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ उगती हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स, इस तरीके के क्षेत्रों में पौधों की गहरी जड़ें होती हैं। एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस, और इनके पत्ते कैसे होते हैं? कांटेदार पत्ते होते हैं। एंड वैक्सी सरफेस, और इनकी सतह मोम जैसी होती है। रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन यानी कि प्रस्वेदन की प्रक्रिया के जरिए नमी की हानि को घटाते हैं, रोकते हैं। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस वो होती है बच्चों, आपने देखा होगा कि सुबह सुबह किस तरीके से पौधों में से आपने ओस की बूंदों को झड़ते हुए देखा होगा। तो उससे क्या है, उससे उस बूंद से जो उसकी बूंदें होती हैं उससे उसकी नमी जो है बरकरार रहती है पौधे की। ठीक है, नेक्स्ट है टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। कोल्ड पोलर रीजन्स, ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों की टुंड्रा वनस्पति में काई और लाइकन सम्मिलित होती है। काई और लाइकन मीन्स शैवाल, ये दोनों शामिल होती हैं टुंड्रा वनस्पति में। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडुअस। जंगलों को मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एवरग्रीन सदाबहार एंड डेसिडुअस यानी कि पतझड़ी और पर्णपाती वन में। डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स, और ये किस पर, ये पौधों को जो बांटा गया है इनके पत्ते झड़ने के ऊपर बांटा गया है। ठीक है, जब ये पत्ते झाड़ते हैं, अलग अलग सीजन में झाड़ते हैं, तो उसके आधार पर इन दोनों को क्लासिफाई किया गया है। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। जो सदाबहार जंगल होते हैं वो वर्ष की किसी भी ऋतु में लगातार एक साथ अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं, जबकि डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, जो कि पर्णपाती और पतझड़ी वन अपने पत्तों को प्रत्येक सीजन में, विशेषकर सीजन में ही गिराते हैं।
टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ताकि प्रस्वेदन की प्रक्रिया के जरिए वे अपनी नमी की हानि को कंजर्व कर सके या नमी की हानि को घटा सके, अपनी नमी को सुरक्षित रख सकें। What type of forests are further classified as tropical or temperate based on their location in different latitudes? विभिन्न अक्षांश में और विभिन्न जगहों के आधार पर जंगलों, दोनों ही प्रकार के जंगलों को हम उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जंगलों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। You have learned in detail about the various forest types. आप पहले ही विस्तार से बहुत सारे जंगलों के प्रकारों के बारे में, उनके वितरण के बारे में, एंड द एसोसिएटेड एनिमल लाइफ इन द प्रीवियस क्लासेस, और साथ ही उनसे संबंधित जंगली जीवन या फिर वन्य जीवन के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। आज यदि हम आज से पहले की तुलना करें तो आज के लोगों की जनसंख्या क्या है, बढ़ चुकी है। आज लोग ज़्यादा हैं विश्व में। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, तो जंगलों के बड़े बड़े हिस्सों को साफ किया जा रहा है ताकि फसलें उगाई जा सकें। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वैनिशिंग रैपिडली। वन क्षेत्र विश्व का वन क्षेत्र बहुत तीव्र गति के साथ गायब हो रहा है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। इसलिए जरूरी है कि इस कीमती संसाधन को संरक्षित किया जाए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ। जंगल हमारी क्या है, संपत्ति है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स। पौधे जानवरों को क्या देते हैं, आश्रय देते हैं। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और ये दोनों ही मिलकर जंगली जीव यानी कि वन्य जीव और वन दोनों ही आपस में मिलकर के इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, पारितंत्र को बनाते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। चेंज ऑफ क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेट में बदलाव एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस और मानवीय हस्तक्षेप कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल कारण हो सकता है द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, प्राकृतिक आश्रयों का, फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहने का मतलब यह है कि पौधों और जानवरों के जो प्राकृतिक आश्रय स्थल हैं, उन आश्रय स्थलों के खत्म होने का कारण कौन हो सकता है। एक तो जो दिन प्रतिदिन जो बदलाव हो रहा है क्लाइमेट वो, और दूसरा मानव का हस्तक्षेप यानी कि दिनों दिन प्रतिदिन जो मनुष्य की इंटरफेरेंस की प्रोसेस जो बढ़ती जा रही है इनके साथ, इससे इनका नेचुरल हैबिटेट जो है ख़त्म हो सकता है। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो असुरक्षित हो गई हैं और एंडेंजर्ड और साथ ही संकटग्रस्त भी हैं। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। डेफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनोन्मूलन, वनों का काटना। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, निर्माण कार्य। फॉरेस्ट फायर, जंगलों की आग। सुनामी एंड लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन होता है जब बहुत बड़ी मात्रा में जब भूमि का कोई हिस्सा नीचे धंस जाता है, अंदर की तरफ खिसक जाता है, ठीक है। एंड लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। ये कुछ मानवीय और प्राकृतिक कारक हैं विच एसिलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज, जिन्होंने इन संसाधनों के विलुप्त होने की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ा दिया है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग, और जो सबसे अधिक चिंता का विषय है वो है पोचिंग यानी कि अवैध शिकार, विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, जिसका परिणाम ये निकला है कि भारी मात्रा में जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन, यानी कि जानवरों का शिकार किया जाता है फॉर कलेक्शन, इकट्ठा करने के लिए। एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, और साथ ही जो अवैध रूप से व्यापार होता है इन जानवरों की चमड़े का, स्किन का, नेल्स का, टीथ्स का, हॉर्न्स का, एज वेल एज फीदर्स, और साथ इनके पंखों का। तो इन सब चीज़ों के अवैध रूप से इकट्ठा करने के लिए इनका क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है।
सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, इनमें से कुछ जानवर हैं, टाइगर है, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, डायनासोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक। दीज आर सम एनिमल्स, ये कुछ एनिमल्स हैं जिनका अवैध रूप से शिकार किया जाता है। दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, तो इनका संरक्षण बढ़ती हुई जागरूकता के साथ किया जा सकता है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करके इनका संरक्षण किया जा सकता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन्य जीव सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर जैवमंडल निश्चय बनाए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीसियस रिसोर्स फ्रॉम डेप्लेशन, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, जो संकरी खाड़ियाँ हैं, झीलें हैं, और वेटलैंड्स जो आर्द्र भूमियाँ हैं, इनकी सुरक्षा भी आवश्यक है। टू सेव द प्रीसियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन, यानी कि जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं, कीमती संसाधन हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनकी कमी ना हो, उसे बचाने के लिए इन सब चीज़ों का संरक्षण आवश्यक है। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट डिस्टर्ब, यानी कि देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एक संतुलन बना रहता है यदि जो संबंधित प्रजातियां होती हैं, क्योंकि कुछ प्रजातियां ऐसी होती है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, तो इनका बैलेंस को ख़राब ना करके, इनके जो रिलेटिव होती हैं एक दूसरे पर, इनको डिस्टर्ब ना करके, इनके संतुलन को बनाए रखकर भी जो है पर्यावरण का संतुलन बनाया जा सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के प्रत्येक भागों में मानवीय क्रियाओं के चलते हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट, बहुत सारी प्रजातियों का जो प्राकृतिक आश्रय स्थल है वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, उसमें बाधा बनी है, एक तरीके से उन्हें परेशान किया गया है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, यानी अंधाधुंध हत्याओं के चलते सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत सारे पक्षी और जानवर या तो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, या फिर वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, यानी कि जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी एंड वन महोत्सव, वानिकी मतलब अधिक से अधिक छोटे छोटे पेड़ पौधों को लगाना, वही होती है वानिकी। तो अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, तो सामुदायिक स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर ये इस तरीके से प्रोत्साहित की जानी चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच, साथ ही स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको भी पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एंड विजिट नेचर कैंप, और नेचर का कैंप लगाना चाहिए, उसकी यात्रा करनी चाहिए, सो दैट ताकि दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ बर्ड स्पीसीज, ताकि बहुत सारी प्रजातियों के आश्रय स्थलों की वो क्या कर सके, सराहना कर सके, उनकी प्रशंसा कर सकें। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने कानून भी पास किया है जो पक्षी और जानवरों की हत्याओं के व्यापार के खिलाफ, उनको हत्याएं जो होती है उसके खिलाफ, व्यापार के खिलाफ बहुत सारे देशों ने कानून पास किया है। भारत में भी किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स, इन सब जानवरों को माना क्या है, इज इलीगल, गैर कानूनी है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसे साइट्स बोलते हैं, इसकी भी स्थापना की गई है। दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच, जिसमें बहुत सारे जातियों के जानवरों और पक्षियों की सूची बनी हुई है। इन विच, जिसमें ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड, इन जानवरों को, जिसमें इन जो जानवर इस सूची में होंगे उन जानवरों का शिकार करना कानूनी रूप से वैध है, कानूनी रूप से अवैध है, मतलब उन जानवरों को जो है बिल्कुल भी शिकार नहीं किया जाएगा उन जानवरों का, ठीक है, उन जानवरों का शिकार करना गैर कानूनी माना जाएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, तो पौधों और जानवरों की संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। सो माय स्टूडेंट्स, हमारा लेसन फिनिश हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please do comments, like and subscribe this channel. Thank you so much.